नाज़रीन, मैं सनम एजाज और श्रीनगर के स्टूडियो से अब तक के अपडेट को लेकर आपके साथ इस लाइव नशरियात में शामिल। सबसे पहले आपको अपडेट कराते चले मामलात के हालात के वाक़ात के दो बड़े मामलात आज कश्मीर में। सुबह की शुरुआत अच्छी खबर से नहीं, और सुबह की शुरुआत में यही बताया गया कि एक और मौत कोविड से हुई है, और ये कोविड से हुई मौत बारामूला के खानपुरा के रहने वाले शख्स की हुई है। श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में ये मौत हुई है, और मरने के बाद अज मरिक कोविड का टेस्ट जो है वो रिपोर्ट आई और उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और बारामूला के इस मौत के बाद के पस मंज़र में जब निकाले गए इस खबर को खंगाला गया तो मालूम यही हुआ कि ये शख्स जो है इलाके की इज्जत हसीयत रखते हैं, और पिछले करीबन 1.5-2 महीने से घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। ये वहाँ के इसके फैमिली के लोगों का बताना है। उनका इल्ज़ाम था कि ये परसों 15 दिन पहले ये बीमार होते हैं, और उसके बाद इन्हें बुखार होता है, चेस्ट में कंजेशन हो जाती है, जो उम्र का एक तकाजा भी लोग मानते हैं कि इस उम्र में ऐसा हो जाता है। और ख़ास तौर पे गांव देहात में स्मोकर्स की जो तादाद है, और यूजुअली शहरों में भी स्मोकर्स को ये हाल हो जाता है, और उस हाल में उन्हें हॉस्पिटल बारामूला हॉस्पिटल लिया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें इलाज मुआवजा शुरू किया, करीबन 5 दिन वहाँ पे रखा, और 5 दिन के बाद उनकी कंडीशन ख़राब हुई बकौले वहाँ के लोकल्स के। उसके बाद उन्हें श्रीनगर अस्पताल रेफ़र किया। 2 दिन कबल ये श्रीनगर के अस्पताल पहुँचते हैं, और वहाँ पे इनकी मौत कल शाम को होती है। आज जो रिपोर्ट जो आती है उसमें ये पॉजिटिव होते हैं। अब ये पॉजिटिव हैं या नहीं है ये अलग बात, लेकिन घर के लोग जो है, जो उसके लवाकीन हैं, वो इल्ज़ाम बड़े लगा रहे हैं। इल्ज़ाम उनका पहला यही है कि उस फैमिली में कोई भी पॉजिटिव नहीं है, रिश्ते में कोई पॉजिटिव नहीं है। या शख्स जिनकी मौत हुई है, जो ज़िंदगी की जंग इस कोविड से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हार चुके हैं, वो पिछले 2.5 महीने से घर से बाहर नहीं निकले हैं, मस्जिद तक ही जाते थे, और पॉजिटिव होने के कोई पहले सिम्टम्स नहीं थे। उसके बाद ये भी है, उनका इल्ज़ाम है कि ये हमारे शफाखाने जिन्हें हम कहते हैं, हॉस्पिटल्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं ये कोविड का मरकज़ है। उनका इल्ज़ाम है कि वो पॉजिटिव अगर हुए हैं तो इन्हीं अस्पतालों में, या तो उस बारामूला के अस्पताल में हुए हैं या वहाँ पे हुए हैं। कोई उनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई उनकी फैमिली का ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है जिसे कहा जा सकता है कि वो उनके ये ट्रांसमिट हुआ है लोकल लेवल पे। सवाल अस्पतालों पे उन्होंने उठाया, श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल पे उठाया, बारामूला के अस्पताल पे उठाया कि इन 2 सेंटर्स में कहीं ये बारूद है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और दूसरा सवाल, कुछ उनके फैमिली के लोगों ने बताया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं है, वो पॉजिटिव है ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ने के लिए जो भी मर जाते हैं उसको कोविड लिख देते हैं। ये उनकी बात है। अब रब जाने, डॉक्टर जाने वो क्या करें क्या नहीं करें। पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया उनका, लेकिन इस बीच में आज की अगर हम रिपोर्ट देखें, आज अभी तक जो मेरे पास डाटा आया है, 15 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। सोरा के लैब के, जेवीसी की लैब से भी पॉजिटिव हैं। यही कितने केस आज के पॉजिटिव हैं ये जानने के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम से इस वक्त मेरे साथी सईद रूफ है, पूरी नजर रखे थे। उन पे सारे मुद्दों पर बात करेंगे, और भी बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले रऊफ, आपसे जानना चाहूँगा, 15 की तादाद जो है वो सोरा इंस्टीट्यूट की लैब से आई, थोड़ा डिटेल में बताइए कौन कहाँ का है, किसी की क्या ट्रैवल हिस्ट्री है। देखिए सनम जी, इस रिपोर्ट पे जाने से पहले मैं आपको जो बारामूला शख्स की डेथ हुई है उसके हवाले से जो उसके लास्ट राइट्स है वो भी किए गए हैं। कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ही उसको दफनाया गया है, जहां पे आपने खुद कहा कि फैमिलीज ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने सवाल उठाए एडमिनिस्ट्रेशन पे कि कहीं कोई इसकी ना ट्रैवल हिस्ट्री रही है, ना कहीं गया है ये, ना किसी से मिला है, 2.5 महीने से घर में बैठा है। अब जो आपने सवाल खुद खड़ा किया, लोगों ने सवाल किया कि अस्पताल में कहीं ना कहीं कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये आज जो इसका रिपोर्ट आई ये पॉजिटिव आई है। तो इसमें उनके घर वालों ने, उनके लवाकी ने सवाल जरूर उठाया और कहा कि इसको जो प्रोटोकॉल के तहत ही जो आखिरी रसूमात इनकी अंजाम दी गई हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है कि आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट से 15 पॉजिटिव केसेस हमारे सामने आए हैं, तकरीबन 250 के करीब वहां पे अभी टेस्ट हुए हैं, बाकी तो अंडर प्रोसेस है। उनमें पुलवामा, आज पुलवामा जिले में 3 पॉजिटिव टेस्ट आए। शुपियान तो कंटिन्यूसली वहां से केसेस आ रहे हैं, वहां से 2 आए हैं, और अनंतनाग से भी केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, वहां पे भी 2 आए हैं। और कुपवारा आज अगर लिस्ट में अभी तक की बात करें तो सबसे ऊपर है कुपवारा। सनम जी, आज वहां से फिर 4 जो पॉजिटिव केस आए, श्रीनगर से भी 2 आए हैं, और बाकी बारामूला और कुलगाम से एक आया। ये हमने शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात की। और अगर हम जेवीसी सिक्किम की बात करें, वहां से 6
पॉजिटिव केसेस हमारे सामने आए हैं जिनका ताल्लुक भी शुपियां से है। शुपियां से ये जो लोग हैं ये पॉजिटिव आए हैं। तो कह सकते हैं कि साउथ कश्मीर आज के दिन में अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें साउथ कश्मीर से ही ज्यादा केसेस हमारे सामने आए हैं। साउथ कश्मीर से मेरे साथी रोहू बता रहे हैं आज तक अभी तक ज्यादा केस पॉजिटिव आए हैं। थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे, कल पुलवामा की बारी थी, कल कुलगाम की बारी थी, कल कुपवाड़ा की बारी थी। 150 के करीब कल केसेस जो हैं, 150 से ज्यादा, 160 से ज्यादा केसेस कल पॉजिटिव आए थे। और कल जो केसेस पॉजिटिव आए थे उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर लाए गए हैं और यहाँ पे क्वारंटीन किए जा चुके हैं। एक अच्छी बात उसमें ये निकल के आई, जितने भी पॉजिटिव केसेस जो बाहर से आए हैं वो सब क्वारंटीन में, यानी अंडर सर्विलेंस हैं, बाहर उनका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज भी हमारे साथ बात करते हुए बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम ये भी लगाया कि ये जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं यही असली वजह है जहां से ये पॉजिटिव केसेस जो है, ये जो कोरोना का वायरस है ये स्प्रेड होता है। उन लोगों का इल्ज़ाम था कि इन क्वारंटीन सेंटर्स में फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों के पास बैठने अलग अलग से जो है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। एक ही हाल में 10-20 को लगाए रहते तो वो वहाँ आस पास में बैठे, एक साथ बैठे गप्पे हाँकते रहते। तो अगर उनमें से एक भी पॉजिटिव होता है तो उस पूरे हाल को पॉजिटिव कर देता है। अभी आपको जम्मू की खबर आप बताते चला, जम्मू की क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ, लोग निकल पड़े, दौड़ने पड़े, क्योंकि वहां किसी ने रिपोर्ट मैसेज, खबर है कि किसी ने अंदर किसी को मैसेज कर दी थी कि उसका नेगेटिव आ चुका है, टेस्ट उसका नेगेटिव आया, तो उसने बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल पड़ा। और अब वहां पे इंतजामिया पे सवाल ये है कि क्या वहां सिक्योरिटी नहीं है, गेट पे इन क्वारंटीन सेंटर्स क्या सिक्योरिटी नहीं है, और अगर सिक्योरिटी है तो फिर वो आदमी कैसे गए। और बारामूला की आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, 2 दिन कबल बारामूला के क्वारंटीन सेंटर से शख्स जो है उसको रवाना किया गया, बताया गया कि नहीं ठीक ठाक हो, आपका नेगेटिव के टेस्ट है, लेकिन घर पहुंच के दूसरे दिन सुबह उसको वापस बुलाया जाता है, बताया जाता है कि आपका पॉजिटिव है। इस घर पहुंचने के दौरान उसको पड़ोसी भी आए, दोस्त भी आए, रिश्तेदार भी आए, मुबारकबाद देने के लिए बड़ी मुसीबत से बच गए हो। और इस दौरान सुबह सुबह ये मुसीबत भी आई कि पता चला वो पॉजिटिव है। वो कितनों को इस दौरान ट्रांसमिशन इसका कर चुका होगा, वो जिसका बाद में मालूम हुआ कि पॉजिटिव है। इस तरह के मामला जो हैं इस पर हमारी सरकार टोटल खामोश है। हम सरकार तक की बात रोज पहुंचाते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते हैं, वो सुनते तो हैं। शायद कानून पे आज भी पर्दा रखा है सरकार ने, सुनने की बात तो है लेकिन अमल नहीं होता है इन क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से। और आपको नाज़रीन बताएं, ये क्वारंटीन सेंटर्स की बात, श्रीनगर के क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से भी खदशात का इज़हार किया जा रहा है। और श्रीनगर के नज़दीक में परियासपोरा के क्वारंटीन सेंटर से आज हमें बताया गया कि वहाँ सिचुएशन जो है वो तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, वहाँ पूछने वाले नहीं, वहाँ खाने पीने की चीज़ें भी उन्हें नहीं दी जाती। और जब जो आदमी इस क्वारंटीन सेंटर में होगा, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए पैसा मिलता है इनको खाना पिलाने, खाने के लिए और पीने के लिए, तो फिर भी उनको अगर नहीं मिलता है तो वो कहीं न कहीं जिम्मेदारी किसी न किसी के सर तो मंडी जा सकती है, किसी के सर किसी न किसी को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये वहाँ की बात। लेकिन एक और बड़ी खबर है जो आज सुबह सुबह ही बताई गई, बताया गया कि आपको भी शायद याद होगा, पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि इंटेलिजेंस इनपुट है, अलर्ट है कि 2019 जैसा ब्लास्ट होगा और हाईवे पे ये ब्लास्ट होगा। और उसी के पस मंज़र में आज फोर्सेस ने, पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी की। करीबन 40 से 45 किलोग्राम वज़न की एक आईडी जो एक सेंटरों में थी, फिक्स थी, उसको उन्हें इंटरसेप्ट किया, उसको रोका और ये बारूदी सुरंग को नाकारा भी बनाया। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, इस हवाले से खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जो फिदाइन था उसमें, उन्होंने कहा फिदाइन जो था सेंट्रो कार में, उसने 2 नाके तोड़े, 2 नाकों पे हवाई फायर हुई और उसके बाद तीसरे नाके से पहले उसने सेंट्रो छोड़ दी और वो बाग खड़ा हुआ। और उसके बाद उसको जब डिफ्यूज़ किया गया उस आईडी को, तो करीबन 15 फुट गाड़ी ऊपर उठी और गाड़ी के ऊपर उठने के दौरान वहाँ आसपास के जो ब्लास्ट हुआ उसमें आसपास के मकानात जो थे, इमलाक थी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और अच्छे खूबसूरत मकानों को ज़मीन बोझ हम तो नहीं कहेंगे लेकिन उनके अंजर पंजर ढीले कर दिए, दरो दीवार हिला के रख दिए गए। और उसके बाद वहाँ के मुकामी लोग भी काफ़ी वाविला कर रहे थे, जिनके घरों का नुकसान भी हुआ, उन्होंने भी हमारे साथ बात की। उन्होंने कहा, इल्ज़ाम ये लगाया कि वहाँ से अगर वो बम डिस्पोजल स्क्वाड सही तौर पर कार्रवाई करता, इसके आसपास जो मेजर्स लिए जाते हैं इस आईडी के आसपास, गाड़ी के आसपास, वो पूरी तरह से लिए जाते तो फिर इनका नुकसान नहीं होता। और अगर उसको वहाँ से खींच के भी दूर लिया जा सकता था, बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको दूर ले सकता था,
गांव का इलाका है, खुला इलाका है, खेत में भी उसको डिस्पोज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इल्जाम वहां पे वो भी लगाया। लेकिन पुलिस का कहना है कि एक बड़ी कामयाबी जो मिलिटेंट्स कोशिश थी मिलिटेंट्स की, उसको बड़ी कामयाबी उन्हें ताबीर करते हुए बताया कि अवर्ट कर दिया, इस सारा मामला उन्होंने रोक दिया। आईजी जम्मू कश्मीर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी। लेकिन सियासत के गलियारों में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। आज बता रहे हैं सरकार बनने जा रही है, और हमारी भी बात हो रही है कुछ एजेंसी से, कुछ लोगों से जो इस सारे मामलात को देखते हैं, पॉलिटिक्स को देखते हैं, उनसे हमारी बात के दौरान कुछ न कुछ निकल के आ रहा है। लेकिन एक खबर जो हमें कल शाम को बड़ी ही मालूम हुई, हमें यह भी मालूम हुआ कि कल शाम को होम मिनिस्ट्री की मीटिंग भी हुई जम्मू कश्मीर में सरकार बुलाने के हवाले से। उसमें होम सेक्रेटरी भी थे, अजीत डोवल भी थे, मरकजी वजीर भी थे, जो होम मरकजी हैं वो भी थे, और इसमें नॉड मिल चुका है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को। लेकिन आरएसएस इस सरकार की बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रही है, क्योंकि आरएसएस का मानना है कि पावर्स इस वक्त उनके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में डायरेक्ट हैं। अब अगर कश्मीर में पावर सेंटर को ये पावर्स दिए गए, किसी भी आदमी को ये पावर दिए गए, तो जो कोशिशें आरएसएस इस वक्त कर रही है, बीजेपी कर रही है कश्मीर में सिचुएशन के साथ साथ, यहाँ के हालात के साथ साथ जो कोशिशें वो कर रही है, जो उनका मन है, जो उनका प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ी परेशानी हो जाएगी आरएसएस को। और आरएसएस इसको काफ़ी मनफी ले रही है। और हमें जो कोल हैं बीजेपी के, उनके क्लोज क्वार्टर्स से मालूम हुआ कि कोल जो है वो 3 बार पीएम से मिलने की कोशिश कर चुके हैं इस सारे मामले को रोकने के हवाले से। और कुछ बीजेपी क्वार्टर्स भी हमें नाराज़ ही दिखाई दिए जब उनसे बात की। उनका भी यही मानना था कि डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली पावर सेंटर जो इस वक्त उनके हाथ में है, वो कश्मीर या कश्मीरी को ट्रांसफर करने में वो बड़े ही नजर नहीं आ रहे। मेरे साथ ही सईद रूफ भी आज इसी मुद्दे को लेकर थे, और वो भी कुछ पॉलिटिशियन से मिले। मैं उनसे जानना चाहूंगा, सईद रूफ, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे बताइए, आज आपने जो पॉलिटिशियन से बात की सरकार के हवाले से, क्या है आपका आइडिया, कहां तक बन पाती है, या अफवाह है, या बाकी क्या कुछ है? देखिए सनम जी, जो पिछले कई दिनों से यहाँ पे मुसलसल जो सरकार बनाने के हवाले से बातें चल रही है, या केयरटेकर चीफ मिनिस्टर की हम बात करें, तो आज हमने अपनी पार्टी के जो लीडर हैं अब्दुल मजीद पडर से, उनसे हमने इस हवाले से बात की। तो उनका कहना है कि हमें भी सोशल नेटवर्क के जरिए ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सरकार बनने जा रही है, कोई कमीशन, एडवाइजरी कमीशन यहाँ पे बनाया जा रहा है। अभी अगरचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस हवाले से कोई उनकी पार्टी को कोई इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, या वो अभी इनको पता नहीं है इस हवाले से कुछ, चाहे पार्टी लीडर है या बाकी जो लीडर हैं। उनका कहना है कि जो उनके पार्टी सदर है वो दिल्ली में थे, अभी जम्मू आएंगे, उसके बाद किस तरह की इस तरह की कोई अगर बात हो सकती है तो हम डिस्कस कर लेंगे। मगर कुछ अहम मुद्दे वहाँ पे डिस्कस हुए सनम जी, मैं आपको अब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। उनका कहना था कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बड़ी कोशिशें की कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस हवाले से, और खासकर उनका कहना था कि जो अभी हालात बने हैं जम्मू कश्मीर में, यूटी की हम बात करें, यूटी को स्टेटहुड वापस देने के हवाले से, मगर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वो वादे पूरे नहीं किए जो उस मीटिंग में, जो उस डेलीगेशन में हमारे साथ हुए हैं, तो फिर हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि हमने उन हालात में हम मिले हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर से, जिन हालात में शायद हमें नहीं मिलना चाहिए, मगर हम गए यहाँ के लोगों के मामलात के हवाले से और स्टेटहुड को वापस लाने के हवाले से, डोमिसाइल के हवाले से हम गए वहां पे, और वहां पे हमें आश्वासन दिया गया कि इन सब मुद्दों पे बात होगी और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, मगर अभी तक कुछ जमीन सतह पे नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले, इस जो केयरटेकर सरकार बनने से पहले, कुछ न कुछ ब्रेक थ्रू वहां से इस हवाले से आ सकता है। चलिए, ब्रेक थ्रू की आपने बात की। हमें सोशल मीडिया पे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, हमारे फीडबैक दे रहे हैं। सलीम टाक साहब हमारे को इस वक्त लिख रहे हैं कि ये लॉकडाउन वगैरह में मजदूरों का क्या हाल हो रहा है। एक तो पहले से मजदूर जो है मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए, फिर सरकार ने बताया कि गाड़ियां चलाई जाएंगी, ट्रेनें चलाई जाएंगी, कुछ जगहों पे पैदल भी आना पड़ा, लोगों को अपना सब कुछ कई जगहों पे बेचना भी पड़ा, बुरा हाल हुआ। लेकिन अब आगे लॉकडाउन जो है 31 को, उसके बाद जो बढ़ाया जाएगा, क्या बढ़ाया जाएगा या रोका जाएगा, और इस सारे के बीच में हमारी इकोनॉमी, हमारा सिस्टम किस तरफ जाएगा, क्योंकि 31 को लॉकडाउन बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, सरकार फैसला करेगी, लेकिन खदशात का भी से इज़हार किया जा रहा है। एक और बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि डिलिमिटेशन के हवाले से मरकजी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी तश्कील दी है
जिसमें जम्मू कश्मीर से 4 जो मेंबर्स रखे गए हैं जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है और मोहम्मद अकबर लोन है, और जम्मू से जो उनके 2 पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एक है जो डिमिलिटेशन जम्मू कश्मीर में होने जा रही है उस पर एक कमेटी तश्कील दी गई है जिनमें इन 4 मेंबरान को भी रखा गया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि प्रोसेस शुरू होने वाला है डिलिमिटेशन के हवाले से और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन्वॉल्व किया गया है। डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन के हवाले से खदशात कई बार कश्मीरियों को रहे हैं और कुछ लोग डिलिमिटेशन के हवाले से आज भी खदशात हैं। शायद उन्हीं खदशात को दूर करने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद अकबर लोन साहब को इस पर रखा गया है। अभी डिलिमिटेशन का वक्त भी है, होना भी है और बड़े तगदों के साथ उठाने की बातें की जा रही है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे हमारे जो लोग आ रहे हैं ये कहते हैं कि हमारा 4G कब रेस्टोर होगा, ये मुझे पूछ रहे हैं। उसके हवाले से आपको बताता चलूँ, जितने आप उस बारे में जानते हैं इतना मैं ही जानता हूं। यानी कल ही ऑर्डर निकला है कि अभी 2G पे ही गुजारा करिएगा। 4G के हवाले से हमें पिछले दिनों कुछ हल्कों से पॉजिटिव सिग्नल मिला था कि 4G रेस्टोर होगा और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी सारी सियासत छोड़ के 4G पर ही ज़्यादा तवज्जो दी थी। लेकिन जब उनका नहीं माना गया तो हमारा क्या मानेंगे, क्योंकि बड़े लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी 4G रेस्टोर की बात की थी। वो बाकी सारे मामला जो उन पर खामोशी इख्तियार कर रखी थी, किस तरह कश्मीर के हालात बने उस पर टोटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुप्पी इख्तियार कर रखी। खुद उमर अब्दुल्ला खामोश रहे, फारूक अब्दुल्ला ने कभी बयान नहीं दिया। लेकिन 4G पे उनका कुछ स्टेटमेंट्स आए थे और उनको भी नहीं लिया गया, उनको भी कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। तो बाकियों की क्या बात है, ये 4G के हवाले से हम अपने नाज़रीन को बताते चलें। कितना भी रोते रहें, फिलहाल 4G के हवाले से अगली तारीख उसकी लग चुकी है। यानी तारीख पे तारीख की जो हिस्ट्री है वो दोहराई जा रही है। और एक और है, बहुत शुक्रिया, बहुत से लोग हमारी इस चैनल की, हमारे प्रोग्राम की तारीफें भी करती हैं, सबका है और कहते हैं कि रेस्टोर करिएगा बहुत जल्दी इस 4G को। लेकिन SPO जो बता रहे हैं कि वो सैलरी जो है उस सैलरी पे उनका घर नहीं चल सकता है। PDL मुलाजमीन भी ऐसा ही कहते हैं। और आपको दिलचस्प कहानी बताऊंगा, हमारे यहाँ SFC यानी स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, आज भी है, काजू में है। और हमारे जो जंगलात के असासे हैं उनकी वो रखवाली करता था। वहाँ से जो लकड़ी वगैरह निकलती थी उसको बेच के स्टेट की इकॉनमी को बढ़ावा देता था, अपने घर का रोजी रोटी भी उनकी चलती थी। सनम जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। सनम जी, एक सवाल है मेरा। कुछ लोगों ने सुबह से मुझे इस हवाले से लिखा भी है और टेलीफोन के जरिए बताया भी कि एक तो लॉकडाउन के हवाले से कि जो 30 को खत्म होने जा रहा है, 31 को खत्म होने जा रहा है, क्या एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि लोगों के मामला के हवाले से हम बात करें, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। वही लोग अब जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं लोग, मगर वो लोग कर रहे हैं शायद जिनको मजबूरी है। एक तो ये, दूसरा मागाम में जो कल पॉजिटिव केस आए, जिला बडगाम का मागाम इलाका, वहाँ पुलिस जो एहलकार है वो 7 जो पॉजिटिव केस आए थे, वहाँ पे लोगों का कहना है कि उनने वीडियो भी कुछ अपलोड किए थे। उनका कहना था कि सुबह हमने यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट देखी, यहाँ पे दुकान खुले थे, अगर जिसको कल रेड जोन भी करार दिया गया था, मगर उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो रेड जोन जिस तरह की सूरत हाल वहाँ देखने को नहीं मिल रही, लोगों की मूवमेंट अच्छी थी इस हवाले से। तो क्या 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 कहना चाहेंगे आप? बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल कुलगाम से आया कि वहाँ की रिकवरी रेट कम है, तो रिकवरी रेट कहीं की कम नहीं है, बहुत अच्छी रिकवरी रेट हमारे यहाँ 97% से ऊपर की रिकवरी रेट है। खुशी की ये बात है कि हमारे यहाँ माद भी हुई है, 27 तो तादाद पहुँच चुकी है, लेकिन रिकवरी रेट हमारे यहाँ अच्छी है। और 2000 के आसपास जो हमारे यहाँ उनमें से 27 की मौत होना भी रिकवरी, अच्छी रिकवरी रेट की खबर देता है। लेकिन जिस तरह आपने सवाल पूछा कि आपका सवाल पहले रूफ बताइए एक मागाम का कि वहाँ रेड जोन है और रेड जोन से लोग फिर भी चलते हैं। जी। आपको थोड़ा सा बताता चलूं, कश्मीर में ये पहला लॉकडाउन नहीं है। 5 अगस्त को यहाँ, 5 नहीं 2 अगस्त को यहाँ लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि 2 अगस्त को अफरा तफरी शुरू हुई थी और 5 अगस्त को ऑफिशियली तौर पे यहाँ लॉकडाउन रहा। और उस लॉकडाउन के बाद से आज तक हमारा लॉकडाउन चलता ही जा रहा है। तो इस सारे के बीच में लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें जो हैं, अशिया खुर्दनी है, उसकी कमी हुई है, इकॉनमी नहीं है। मैं अब आपको वसूख से बताऊँ, मैं कुछ ऐसे फैमिलीज़ को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 4 महीना पहले किसी खुलेआम पैसे बांटा करते थे, लेकिन आज उनसे अगर आप कहें कि आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है तो वो 10 बार सोचते हैं। तो इकॉनमी जो सिचुएशन जो है वो उस बराबर नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो इसमें लॉकडाउन खुला छोड़ते हैं तो लोगों को ख़तरा है कोविड का मरज़ खा जाएगा, कोविड का ये वायरस खा जाएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन रखते हैं तो ये भूखमरी जो है ये मार डालेगी। दोनों तरफ आगे खाई पीछे कुआं वाली बात है। इसमें अब लॉकडाउन भी रखना है और लॉकडाउन नहीं भी रखना है, दोनों तरह की एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी सरकार को कि लोग मरे भी, भुखमरी से भी ना मरे और कोविड का जो मरज़ है इसका इलाज भी हो सके, इसका मुकाबला भी हो सके। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी है कि इस तरह की पॉलिसी बनाई कि हम
खाई में भी ना गिरें और कुएं से भी अपनी जान बचा पाएं। बहुत ही क्रूशल स्टेज है। और जिस तरह आपने मागाम की बात की, रेड जोन से, लेकिन साफ जाहिर है रेड जोन, वो कुलगाम वाले हॉस्पिटल की कहानी अगर आपको याद, अनंतनाग के हॉस्पिटल की कहानी कि वो रेड जोन से आई है तो वो पॉजिटिव है। रेड जोन में हर शख्स रेड जोन में पॉजिटिव नहीं होता है। रेड जोन इसलिए एहतियातन करार दिया जाता है कि वहाँ के लोग अपने आप को जगाएं, होशियार रखें और बचें इंपॉर्टेंटली उसमें। अब जो रेड जोन से आदमी गुजरेगा, ये वो वायरस नहीं है कि हवा में घूम रहा है, रेड जोन में जो भी गया तो उसको चिमट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेड जोन से जा सकता है आदमी वहां पे, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। और एक और जो सनम जी, एक और सवाल है मेरा कि ये भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो जिन लोगों को बाहर से लाया जा रहा है, जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, मतलब अब जो प्रेजेंट जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उनकी तादाद ही जो पॉजिटिव के ज्यादा आ रही है, मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि अब ये इनको इकट्ठे लोगों को रख रहे हैं, वहाँ कॉमन बाथरूम यूज किया जा रहा है। अब जब इतने केसेस इन्हीं लोगों में से सामने आ रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे इनकी कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, बाथरूम कॉमन यूज किए जा रहे हैं, इनको खाना एक साथ दिया जा रहा है, तो इससे क्या बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते? देखिए बिल्कुल रूफ, आपका सवाल और उसका शायद जवाब मैं 5 मिनट पहले ही दे चुका हूं। बहुत से लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, कॉमन बाथरूम है, एक ही हाल में बिस्तरे लगाए हुए हैं, बेड लगाए गए हैं, 2-2 फुट की डिस्टेंस है, और जब एक ही हाल में 10-20 लोग होंगे तो उनका मिलना जुलना भी होगा, बातचीत भी होगी, गप्पे भी होंगी, तो सारे में ये सब चीज़ें हो सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये ना हो वहाँ पे। और जो पॉजिटिव केस की बड़ी तादाद आज क्वारंटीन सेंटर्स आई है, कल 150 से ज़्यादा, 160 से ज़्यादा जो आई है, बहुत से लोगों का ये भी कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि हो ना हो, या तो जहां से ये आते हैं वहां पूरी जो आबादी वहां की है, सपोज कोई दिल्ली से आया है, दिल्ली के किस एरिया से, अगर ओखला से आए तो पूरा ओखला ही पॉजिटिव है, क्योंकि जिन लोगों को ओखला में रहते हुए ये पता नहीं वो वहां से यहाँ आए, यहाँ तक उनका पॉजिटिव नहीं निकला, या यहाँ तक वो नहीं पॉजिटिव हुए, क्वारंटीन सेंटर में आके पॉजिटिव हुए, तो या तो वो पूरी कम्युनिटी जो जहाँ से वो आए वो पूरा इंटायर जो कम्युनिटी है वो पॉजिटिव है, वो सब लोग पॉजिटिव, या यहाँ पे इन क्वारंटीन सेंटर्स में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक दूसरे को ये ट्रांसमिट हो जाता है। क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से खदशात हैं, और इन खदशात पे मैंने पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनने आंख पे पट्टी बांध रखी है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक ही कोविड ले रखा है, बाकी मामला साइड लाइट कर रखे हैं। कोविड तो अपनी जगह पे, इससे भी लड़ना है, लेकिन बाकी जिंदगी के मामला हैं, क्वारंटीन सेंटर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, लाने और ले जाने के मामला हैं, उस पर इन सबको नजर रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और एक बात में जो अपने नाज़रीन तक और हिलाल रूफ पहुंचाना चाहूँगा, आप ने जो सवाल उठाए, प्रोग्राम तो आप मेरे आज के एक्सपर्ट थे, लेकिन आपने मुझ पे ही इसमें ले आए, तो मैं अपने नाज़रीन तक जो दुबई में या गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है। हमें कल भी दुबई से कॉल आया था, गल्फ़ कंट्रीज़ के बाकी हिस्सों से कॉल्स आए थे कि उनको लाने के लिए उनके जो वीज़ाज़ हैं वो एक्सपायर हुए हैं, और मेरे साथी इरफान फाजिल ने कन्फर्म किया अथॉरिटीज़ से 29, 30 और 31 को फ़्लाइट्स जो हैं वो दुबई से या गल्फ़ कंट्रीज से, मक्का मुअज़्ज़मा, सऊदी अरबिया से, वहाँ से जो कश्मीरी उनको लाने के लिए यहाँ इक़दाम उठाए जाएंगे। ताजिकिस्तान और उस मुल्कों में कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, 700 के आसपास जो कश्मीरी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, वहाँ पे उन लोगों ने हमें बताया था, लेकिन अभी उम्मीद कम है वहाँ के लोगों को लाने की। लेकिन सनम जी, सीडी लैब से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है, अभी चस्डीज लैब से हमारे पास जो रिपोर्ट्स अभी आ रही है पॉजिटिव केस के हवाले से 450 के करीब वहाँ पे टेस्ट किए गए हैं अभी तक की जो बात हुई है, उनमें से 11 पॉजिटिव केस हमारे सामने है, जिनमें अनंतनाग से, जीएमसी अनंतनाग से 4, श्रीनगर के जेएलएम अस्पताल से 3, और डलगेट से 1, और बारामूला से 3, बडगाम के चाडौरा से 1, और अभी पे वहाँ पे जो अंडर प्रोसेस रिपोर्ट्स है वो 200 के करीब है। और कल से 24 घंटे से अगर हम बात करें तो सनम जी वहाँ से 800 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें अभी तक 11 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ये सीडी हॉस्पिटल के लैब से हमारे पास अभी ये रिपोर्ट आई है। तो मान लीजिए फर्स्ट इंस्टेंस में हमारे तीनों लैब्स की रिपोर्ट जो आ चुकी है, 15 के करीब जो तादाद है, स्किम्स की है, जेवीसी की भी 6 के करीब, और अब ये जो है सीडी लैब से कितनी है रू 11, 6, 17 और 15 हो गया, 32 केसेस अभी तक के पॉजिटिव हैं। कल के मुकाबले में कल 162 थे, आज 32 है। ये फर्स्ट रिपोर्ट है, अभी सेकंड का इंतजार है। लेकिन अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि हम इस प्रोग्राम के जरिए आपके मसाइल, मुश्किलात जो हैं वो आवाम तक पहुंचाना, अरबाब इक़दार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारी कोशिश है, कुछ मसाइल हैं, जिस तरह मैंने SPOs की बात की, PDL की बात की, हमारी बिजली डिपार्टमेंट जो कैजुअल लेबर हैं उनकी तनख्वाहें 6-6 महीनों से नहीं मिली हैं, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं। सरकार इन मामलात पर भी देखे कि वहाँ पर भी उनको सरकार जो तनख्वाहें पहुँचाने की, और SFC की जहां मैं बात करता था, स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की, उस डिपार्टमेंट को अब रीऑर्गेनाइज करने की सरकार ने बात की है।
SFC हमारे असासों की रखवाली करता था, हमारे असासों से, लेकिन 1 साल बाद वो रीऑर्गेनाइज होगा, तब तक वहाँ जो मुलाजमीन उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। लेकिन रीऑर्गेनाइज के पीछे की कहानी अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ जो हमारे वसाइल हैं, कुदरती वसाइल में हमारे ज़ख़ीरे, पानी के ज़ख़ीरे, वहाँ हमारे यहाँ रेत निकलती थी, बाजरी निकलती थी। उन असासों को 5 अगस्त के लॉकडाउन के दौरान जब हमारा यहाँ इंटरनेट बंद था, टेंडर्स निकाले गए और जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे ने एक मुकम्मल साजिश के तहत, इल्ज़ाम कश्मीरी लगाते हैं कि मुकम्मल साजिश के तहत उनका टेंडर कर दिया ताकि कश्मीरी उनमें कोई हिस्सा नहीं ले सके। आज उन असासों के मालिक जो हैं वो बाहर के लोग हैं, रियासत के लोग हैं, वो कश्मीर आते नहीं। यहाँ जिसको ईंट की ज़रूरत है, रेत की ज़रूरत है, बजरी की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन वर्क की ज़रूरत है, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं। और यहाँ पे ये सारे असासे जो कश्मीरियों के होते हुए भी इन पे कोई कंट्रोल और कर रहा है और कश्मीरी तमाशा देख रहा है, उसकी रोजी रोटी छीनी गई है। और इसी तरह हमारे SFC को भी अब रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है और रीऑर्गेनाइज करते हुए इसको भी कुछ यूँ कह सकते हैं कि कश्मीरियों की रोजी रोटी पे तलवार चलाई जा रही है। ये 2 मुद्दे, SPOs का मुद्दा भी, उस पर भी हम बात कर रहे हैं, सरकार तक वो बात पहुंचा रहे हैं, और भी PDD के मुलाजिम उन पर भी बात करें। लेकिन आज इंजीनियरों ने हड़ताल भी कर रखी थी PDD के या पावर डेवलपमेंट के। बताया जा रहा है कि मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर की UT सरकार दोनों ने फैसला किया है कि प्राइवेटाइज किया जाएगा बिजली को और बड़ी बड़ी कंपनी को दिया जाएगा। बाकी आपके हाथ में बिजली डिपार्टमेंट के हवाले से क्या आएगा वो तो आप जानते हैं, पहले ही परेशान थे। अब बड़े बड़े कंपनी वालों को मिलेगा तो कंपनी के नाम सामने आप रोज़ सुबह सलाम करते रहेंगे, आपको बिजली नहीं मिलेगी। उसी चीज़ को लेकर उन इंजीनियरों ने आज एहतजाज किया था और आगे के हवाले से भी उन्होंने बताया कि वो एहतजाज रखें। लेकिन फिलहाल रूफ, आप मेरे साथ स्टूडियो न्यूज़ रूम से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रूफ के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में मेरे साथ पूरा कोऑर्डिनेट जो करते हैं, ताउन करते हैं, समीर वानी मेरा ऑनलाइन कैमरा पे रहते हैं, ऑनलाइन पे साहिल रहते हैं, इरफान भी आज पूरी नज़र रखे हुए थे, और उसके साथ साथ आबिद कादर जो हैं वो भी पूरा इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ताउन देते हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।